अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हो यह धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, यह धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का। यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था, एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल उठता है, आखिर यह लावे का गोला हमारी आज की पृथ्वी में कैसे बदल गया? यह सारा पानी कहाँ से आया? हमारे चांद यानी मून की फॉर्मेशन कैसे हुई? इस सब का कनेक्शन है दोस्तों हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से। आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को गहराई से आज के इस वीडियो में। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी 460 करोड़ साल पहले की बात है। हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी, शांत और खाली स्पेस। इस स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें मौजूद थी, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। यह बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। यह धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता, बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोर्स जो हम सुपरनोवा बुलाते हैं, और अक्सर यह उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुँच चुके हैं। इस धमाके की शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है और इसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरियाज में गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगते हैं। धीरे धीरे यह पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो गैस और धूल थी वो घूमने लग जाती है, गोल गोल घूमने लग जाती है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस फ्लैट रोटेटिंग डिस्क को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम देते हैं। प्रोटो का मतलब है पहले, प्लैनेट के आने से पहले के डिस्क। स्क्रीन पर दिखाए गए इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि यह डिस्क कैसी दिखती होगी। क्योंकि ये डिस्क चिपटी हुई है, फ्लैट है, इससे हमें यह भी समझ में आता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट सोलर सिस्टम क्यों है। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट जब सूरज के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्लैनेट का ऑर्बिट ज़्यादा ऊपर नीचे हो एक दूसरे से। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। प्रोटोस्टार यानी फिर से वही मतलब कि स्टार बनने से पहले जो चीज़ एग्जिस्ट करती थी। अब धीरे धीरे यह नेबुला का सारा मटेरियल बीच की ओर खींचा चला गया। बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया बीच में कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन है जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है, और यही वो रिएक्शन है जो आज के दिन तक भी सूरज के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें धूप, गर्मी और रोशनी मिलती है। धरती पर एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपली हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। उस वक्त 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर नेबुला का ज़्यादातर गैस और डस्ट सारा सूरज के में जाकर इकट्ठा हो रहा था। यही कारण है कि आज के दिन भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का टोटल मास का लगभग 99.8% सिर्फ सूरज में मौजूद है, और बाकी जो 0.2% है वो बेकार नहीं गया। उसी 0.2% से बनते हैं 8 प्लैनेट, सैकड़ों मून्स, हजारों कॉमेट्स और लाखों एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन सवाल ये है कि कैसे बनने शुरू हुए ये प्लैनेट। ये चीज़ भी अजीब इंटरेस्टिंग है। जो वो घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी जिसके अंदर छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे एक दूसरे से, स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से होने लगा, और शुरू में इससे छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे। लाखों सालों बाद धीरे धीरे गुच्छे और बड़े होने लगे। जब और धूल के पार्टिकल्स इनसे जाकर टकराए, धीरे धीरे इनमें से कुछ इतने बड़े बन गए कि उनका साइज 1000 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक पहुंच गया। इन चीज़ों को हम प्लैनेट डेसिमल्स करके पुकारते हैं, यानी प्लैनेट का बहुत छोटा टाइनी वर्जन। जब ये प्लैनेट डेसिमल्स ग्रेविटी के प्रभाव से इकट्ठे होने लगे और साइज और मास में लगभग हमारे चांद जितने बड़े हो गए, तो हम इन्हें प्रोटोप्लैनेट करके पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने का प्रोसेस है, इसे हम एक्रेशन कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक्रेशन की डिफिनेशन देखो, द कमिंग टुगेदर एंड कोहेन ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन टू फॉर्म लार्जर बॉडीज मटेरियल्स। एक्यूमुलेशन से लार्जर बॉडीज का निर्माण होना। एक्रेशन के इस प्रोसेस को सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉट विक्टर साफरान ने साल 1969 में पहली बार दुनिया के सामने रखा था, लेकिन शुरुआत में उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ये सिर्फ 1984 में जाकर ही था
कि जब साफरान के काम को पढ़ा जाने लगा और उनके आइडियाज़ को साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अपनाया जाने लगा। आज के दिन एक्रेशन का यह प्रोसेस साइंटिस्ट पूरे ब्रह्मांड में बार बार देख चुके होते हैं। टेलीस्कोप के जरिए एस्ट्रोनॉजी चीज होते हुए देखते हैं कि धूल के पार्टिकल्स काफ़ी तेज़ी से इकट्ठे हो जाते हैं और सिर्फ चंद हज़ार सालों में ये 1 सेंटीमीटर तक पार्टिकल्स बन जाते हैं। क्योंकि ये अलग अलग स्टेज में होता हुआ देखा गया, साइंटिस्ट अब सेफली कह सकते हैं लाखों सालों बाद यही छोटे छोटे पार्टिकल्स और बड़े होते रहते हैं और बाद में प्लैनेट बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को एक और सबूत में हमें मेटेराइड्स में भी देखने को मिलता है। जो मटेरियल्स धरती पर आकर गिरते हैं, साइंटिस्ट जब उन्हें स्टडी करते हैं और देखते हैं उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल मौजूद हैं, तो एक चीज़ जो काफ़ी पाई गई है मेटेराइड में, वो है कोंडरू धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जो प्लैनेट बनने से पहले के समय से बचे हुए हैं। इनमें अंदर यूनियम और हफनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बंद होते हैं। साइंटिस्ट को उनकी उम्र पता करने में मदद करते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना है। इसे 6 बिलियन ईयर्स पुराना माना जाता है। इसका मतलब यह किसी पुराने सुपरनोवा में बना हुआ था। यही सारा मेजरमेंट्स का डाटा कलेक्ट करके धूल और प्लैनेट से एक्नॉलेजमेंट्स के कुछ सिमुलेशन साइंटिस्ट बना पाते हैं और उन सिमुलेशन से हम एस्टिमेट्स बनने में सेंट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगा होगा। अब हमारी धरती की बात करें तो ये जो छोटे प्रोटो प्लैनेट और प्लैनेट्स डेसिमल थे, इनके बीच अक्सर टकराव होते रहते थे और ये टकराव कोई छोटे नहीं थे, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी निकलती थी। इनमें इतनी गर्मी पैदा होती थी कि चट्टानें पिघल जाती थी और उनके ऊपर लावा के समुद्र बन जाते थे। जैसे जैसे ये प्रोटो प्लैनेट एक दूसरे से टकराने लगे, इनका साइज बढ़ता गया। ग्रेविटी के कारण उन्होंने ओवर टाइम एक गोले की शेप लेनी शुरू कर दी, एक स्फेरिकल शेप, और ऐसे ही कुछ टकराव के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। यहाँ जो समय था, कॉन्स्टेंटली बमबारी चलती रहती थी। हमारी धरती से आकर छोटे प्रोटोप्लैनेट्स टकराते तो कभी प्लैनेट डेसिमल्स टकराते। इस समय को हम हेडन इयॉन करके पुकारते हैं। इयॉन शब्द का असली में मतलब है बहुत बहुत इंडेफिनिटली लंबा समय, और हेडन जो नाम है यह अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडिस से आया है। इस नाम को रखने के पीछे क्या कारण था आप समझ सकते हो। उस वक्त नर्क जैसी हालत थी धरती पर। इस समय 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 4 बिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस समय कुछ ऑब्जेक्ट्स जो धरती से टकराए वो 100 किलोमीटर बड़े थे, कुछ 200 किलोमीटर बड़े थे। तो जो चट्टानें उस समय धरती पर हुआ करती होंगी वह सब पिघल जाती थी और सब की सब लावा में बनती रहती थी, बार बार दबती रहती थी। लेकिन अब कमाल की बात देखते हो दोस्तों, यही नर्क जैसा समय का कारण था जिसकी वजह से धरती पर पानी आया। कुछ कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स जो धरती से टकरा कर आते थे उनमें काफ़ी मात्रा में मौजूद होती थी पानी। अब आप पूछोगे लेकिन उन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में पानी कहाँ से आया? इसके पीछे कारण है दोस्तों सोलर नेबुला। वो धूल का बना जो वो बादल था जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी, उसमें कुछ आइस क्रिस्टल भी होते थे और कुछ पानी एक्चुअली में धरती पर खुद भी मौजूद था। जब इस इयोन युग से संबंधित माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल के भीतर फंसे हुए मिनरल्स की एनालिसिस करी तो पता चला कि पृथ्वी पर भी लिक्विड वाटर मौजूद था। लेकिन ज़्यादातर जो पानी की मात्रा बढ़ रही थी उसके पीछे एक बड़ा कारण था ये जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट धरती से आकर टकरा रहे थे। उसके अलावा दूसरा प्रोसेस भी हो रहा था जब ये कॉलिजन्स होती थी। धरती के साथ तो पानी भाप बनकर हवा में चला जाता था और समय से बरसने लगता था वापस धरती पर। इस हिडन युग को खत्म होने तक हमारी पृथ्वी एक होमोजेनस बॉल बन चुकी थी। चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा था। लगभग समान रूप की लावा की लेयर बन गई थी धरती पर। धरती के अराउंड इसे ग्रेविटी ने साथ में बांध कर रखा था और इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला डिफरेंशिएशन का कि हमें ये कैसे पता चला कि उस समय धरती पर सही में ये सब कुछ हुआ था। इसके पीछे कई सारी टेक्निक्स है दोस्तों। एक है पुराने पत्थरों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग करना, स्टडीज करना, बिलियंस ऑफ साल पुराने मिनरल्स को और देखना उनका कंपोजिशन कैसा है। एक टेक्निक है कंपैरेटिव प्लैनेटेरियम सिमुलेशन रन करना, जो गैसेज और एलिमेंट्स उस समय में मौजूद थे उन सब का डाटा कंप्यूटर में इनपुट करना और मॉडल के थ्रू रन करके देखना कि वो मॉडल कैसे बिहेव करता है। कुछ इसी तरीके से हम डेटा साइंस की मदद से अपने प्लैनेट की हिस्ट्री बेहतर समझ पाए हैं। इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में किया जाता है, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, मीडिया, हेल्थ केयर। आज के दिन हम सब जानते हैं कि मेनली 3 लेयर्स हैं धरती की, क्रस्ट, मेंटल और कोर।
अब हेडनियन के एंड तक आते आते अर्थ का जो क्रस्ट था वो ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका था, लेकिन सही मायने में जो 3 लेयर का सेपरेशन है ये इसके अगले काल में देखने को मिलता है। द आर्कियन ईयन आर्क शब्द आता है ग्रीक वर्ड आर्के से, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग। तो इस युग से बेसिकली हम कंसीडर करते हैं कि सही मायने में धरती का जन्म होना शुरू हुआ था। यह समय 4 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस समय में हुआ क्या कि धरती जो एक लावे की गोले की तरह थी, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद थे। जो भारी एलिमेंट्स थे जैसे कि आयरन और निकल, जो बाकी एलिमेंट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा डेंस थे, वो धीरे धीरे इस मैग्मा के अंदर फ्लो करके धरती के सेंटर की ओर खींचने लगे। ठीक उसी तरीके से जैसे पानी रेत में से अपना रास्ता बनाता है। इसके पीछे सिंपल कारण था ग्रेविटेशन का फोर्स। जो भारी एलिमेंट्स है आयरन और निकल वो सेंटर की तरफ खींचते गए और जो हल्के एलिमेंट्स हैं वो धरती के ऊपर धीरे धीरे बहकर ऊपर की तरफ आते गए, जैसे कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। या अलग अलग एलिमेंट्स का ऊपर और नीचे जाना समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और धीरे धीरे धरती के सेंटर में धरती का कोर बनने लगा। जब ये आयरन और निकल इकट्ठे फ्यूज होने लगे, हम सब जानते हैं कि धरती का कोर सबसे गर्म कंपोनेंट है। धरती का यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आमतौर पर जो आयरन लोहा है वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन धरती के सेंटर में प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो इस टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता, बल्कि आयरन और निकल सॉलिड फॉर्म में धरती के कोर में मौजूद है। आज के दिन भी ऐसा ही है और ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने के पीछे कारण सिर्फ ज़्यादा प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। एक और कारण है मेंटल लेयर में हो रहा कांस्टेंट रेडियोएक्टिव डीके। यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स मेंटल की कोर में मौजूद हैं, जिनका कॉन्स्टेंटली रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है और ये पृथ्वी की गर्मी का एक बड़ा मेन सोर्स है। मेंटल जो है ये सबसे मोटी लेयर है, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा मोटी है। आज के दिन ये लेयर सॉलिड है, लेकिन उस समय ये लेयर सॉलिड नहीं होती थी। यहाँ मैग्मा होता था। यहाँ हल्के एलिमेंट्स जब धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे तो उनके ठंडे होने से इसके ऊपर की लेयर क्रस्ट की फॉर्मेशन होने लगी। ऑक्सीजन का एलिमेंट इस क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एम्बेडेड एलिमेंट था। क्रस्ट का जो मास था 46% ऑक्सीजन से ही बनता था। अब यहाँ अगर इन एलिमेंट्स की डिटेल में जाए तो बहुत लंबी डिस्कशन करी जा सकती है। जो अलग अलग प्रकार के पत्थर आज के दिन क्रस्ट पर पाए जाते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्रस्ट की गहरी लेयर्स में पाई जाने वाली मेटेरियल कट ट्रांजिशन दिखता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेंटल से ऊपर आते रहते हो क्रस्ट की ओर, क्योंकि मार्बल और सिलेट जैसे पत्थर जो होते हैं ये बहुत प्रेशर और टेम्परेचर के प्रभाव से बनते हैं, इसलिए क्रस्ट की गहरी लेयर्स में ही पाए जाते हैं। और अगर इन पर और भी ज़्यादा हीट और प्रेशर लगाया जाए तो ये फिर से मैग्मा में बदल जाते हैं। इसके अलावा ऊपरी लेयर्स में सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जैसे कि सैंडस्टोन। ये वो पत्थर जो वेदरिंग की वजह से कॉन्स्टेंटली टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। जब इन पर धूप, हवा, पानी और बर्फ़ पड़ती तो कोयले को भी यहाँ पर एक सेडिमेंट्री रॉक्स कंसिडर किया जाता है। एक ऐसी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है ये जिस पर दोनों केमिकल और फिजिकल रिएक्शन देखने को मिला। तो कुल मिलाकर बात यही है कि लाखों करोड़ सालों तक ये डिफ्रेंशिएशन अब अलग अलग लेयर्स बनती रहीं। हम छोटी क्लासेस में अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये डिफ्रेंशिएबल और कोर की है, लेकिन एक्चुअली में इसमें बहुत सारी डिफ्रेंशिएबल के बाद अगर आप कभी जियोलॉजी और डिटेल में जाकर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल 3 नहीं बल्कि 5 लेयर्स में इन पर बांटा जाता है धरती के लेयर्स को। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए ये लेयर्स है लिथोस्फीयर, एथोनोवा आउटर और इनर कोर। लिथोस्फीयर सबसे ऊपर की ओर लेयर, इसे खुद 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ओशनिक और कॉन्टिनेंट। जो क्रस्ट ओशन के ऊपर मौजूद है यानी समुद्र के ऊपर, उसे हम ओशनिक बोलते हैं। जो क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद है उसे अपने हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। इनमें भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। समुद्रों पर जो क्रस्ट की लेयर है वो काफ़ी पतली है, एवरेज मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन कॉन्टिनेंट पर मौजूद जो क्रस्ट की लेयर है वो 280 किलोमीटर तक हो सकती है। यहीं पर हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, क्योंकि ये जो लेयर है ये कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि कई हिस्सों में टूटी हुई होती हैं। इन प्लेट्स की बाउंड्रीज जहाँ एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पर वोल्केनो देखने को मिलते हैं। जब ये एक दूसरे से रब करती है यानी टकराती हैं आपस में, तब अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं। इसके नीचे जो एथनोस्फीयर की लेयर है वो रिजिड नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, एक लुब्रिकेंट की तरह बनती है। एथनोवा लेयर अनलाइक लिथोस्फीयर कंटिन्यूअस हैं, इसमें कोई टुकड़े नहीं हैं। एवरेज मोटाई लगभग 140 किलोमीटर की
है। इसके नीचे आते आते लोअर मेंटल में ऊपरी भाग में एक ट्रांजिशन देखने को मिलती है, जहां चट्टानें अधिक से अधिक डेंस हो जाती हैं। ऐसी चट्टानों कुछ उदाहरण देखिए। ओलिवाइन, ये हाई प्रेशर मिनरल्स मेंटल के अंदर बनते हैं, जैसा आप देख सकते हो। देखने में बहुत सुंदर लगती है। आप सोचोगे अगर ये मिनरल्स मेंटल के अंदर मिलते हैं तो हम बाहर निकाल कैसे पाते हैं, इन्हें कैसे देख पाते हैं? एक्चुअली में हम इन्हें बाहर नहीं निकालते, नेचर यानी धरती बाहर निकालती है। कई बार ऐसे वोल्केनो इरप्शन होती हैं जहां पर वोल्केनो से निकलने वाला मैग्मा मेंटल में आता है और अपने साथ यह हाई प्रेशर मिनरल्स लेकर आता है। दूसरा, कई बार क्या होता है जब मेटेराइट्स धरती पर टकराते हैं तो वो इतने स्पीड से उनका टकराव होता है कि उस प्रेशर से भी ये मिनरल्स बन जाते हैं। अब इससे अंदर की ओर लेयर आ जाए तो वहाँ जो आउटर कोर की लेयर है वो गर्मी के कारण आयरन बर्न रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोहा बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इन इलेक्ट्रिक करंट से अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से धरती पर लाइफ सस्टेन कर पाती है, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज से आने वाले बहुत सी हानिकारक चार्ज पार्टिकल्स हम पर नहीं गिर पाते। सोलर विंड से हमें प्रोटेक्शन मिलती है और एक एटमॉस्फेयर बनी रह पाती है। आउटर कोर और इनर कोर की लेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे जैसे आउटर कोर का लिक्विड ठंडा होता रहता है धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है। इनर कोर की लेयर इसी कारण से हर साल लगभग 1 किलोमीटर बढ़ती रहती है। अब इस पूरी कहानी में एक सवाल आता है कि चांद कहाँ से आया? धरती ने जन्म ले लिया, लेकिन मून कहाँ से आया? धरती के पास इसका जवाब भी दोस्तों इसी हिडन यूएन में छुपा है। साइंटिस्ट ने कई थ्योरी सोची थी, क्या कारण हो सकता है चांद होने के पीछे। एक थी कैप्चर थ्योरी कि ये एक ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट था जो धरती के नज़दीक आया और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे कैप्चर कर लिया। इसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं। दूसरी एक थ्योरी है को-फॉर्मेशन थ्योरी कि चांद और पृथ्वी एक ही साथ फॉर्म हुए थे। जब धरती की फॉर्मेशन हो रही थी, अलग अलग 10 पार्टिकल इकट्ठे हो रहे थे, चांद भी वहीं पर फॉर्म हो रहा था। तीसरा है एक फिजन थ्योरी कि धरती से ही टूटकर एक हिस्सा चांद बन गया। लेकिन असलियत पता है क्या? इनमें से कोई भी थ्योरी सच नहीं है दोस्तों। आज के दिन ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि धरती से एक और प्लैनेट आकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई थी। इसे कहा जाता है ज्वाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, तब एक और प्रोटोप्लैनेट एग्जिस्ट करता था। उसका नाम हमने रखा थिया। ये करीब मार्स के साइज का प्लैनेट था, जो सोलर सिस्टम फॉर्म होने के करीब 100 मिलियन साल बाद यह प्लैनेट आकर धरती से टकरा जाता है। इस वक्त धरती सिर्फ एक लावे की गेंद थी। ये लावा प्लैनेट भी वही था जो इस टकराव से पैदा होता है। दोनों प्लैनेट का कोर एक दूसरे में ऑब्जर्व हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है जो चांद बनता है। अर्थ का जो टोटल मास है उसका करीब 30% मास हमारे आयरन रिच कोर का है। लेकिन मून के केस में ये सिर्फ 1.6 to 1.8% ही है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो मेटल्स थे उस दूसरे प्लैनेट में वो एक्चुअली में आज धरती में ही मिल गए हैं और धरती का हिस्सा बन गए हैं। और चांद जो है वो एक टकराव के मलबे से निकला। यहाँ भी आप सोचोगे लेकिन ये सब हमें कैसे पता चला? असल में बात क्या है कि जब पहली बार नासा ने अपोलो मिशन भेजे थे मून पर, तो वो अपने साथ बहुत सारी चांद की मिट्टी लेकर आए। चांद के मेंटल से जो सैंपल मिले बेसाल्ट रॉक्स के, वो धरती पर पाए जाने वाली बेसाल्ट रॉक से काफ़ी सिमिलर थी। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में जो ऑक्सीजन आइसोटोप्स और बाकी एलिमेंट्स थे, वो पृथ्वी की चट्टानों से मिल रहे ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट से भी बहुत मिलते जुलते थे। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो जो 3 रिजेक्टेड थ्योरी थी उनमें फिजन थ्योरी सबसे करीब पहुंचती थी। चांद असल में धरती का ही हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि धरती अपने आप ही अचानक से एक दिन टूट गई और चांद निकल गया हो। धरती का हिस्सा तभी टूटा जब एक और प्लैनेट इससे आकर बहुत ही भयानक तरीके से टकराया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसी चीज़ का नासा के सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक सिमुलेशन। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? अगर ये टकराव नहीं होता तो आज हम यहाँ जिंदा भी नहीं होते, क्योंकि इसी टकराव की वजह से धरती के एक्सिस पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। हमें 23.5 डिग्री का रोटेशनल टिल्ट देखने को मिला, जिसकी वजह के बिना इस रोटेशनल टिल्ट से हमें गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी ये सीजन्स नहीं देखने को मिलते।
क्लाइमेटिक वेरिएशन इतनी ज़्यादा हो जाती कि लाइफ को अपडेट कर पाना बहुत मुश्किल होता। दूसरा, बिना चांद के हम टाइड्स नहीं देखने को मिलते। लो टाइड्स, हाई टाइड्स, ये जो वेरिएशन आती हैं, इन्हीं वेरिएशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में ज़मीन पर आए। अब धरती पर आर्कियन में वापस आए तो कई और चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से लाइफ को शुरू होने का मौका मिल पाया। 3 मेन लेयर्स की सेपरेशन के बाद स्टेबिलिटी बढ़ने लगी, वल्केन एक्टिविटी देखने को मिली, ज्वालामुखी फटे जिसमें बड़ी मात्रा में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेज ऊपर हवा में गई। वास्तव में ये गैसेज का बहुत ही खराब मिश्रण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, वाटर वेपर ने कंडेंस करना शुरू कर दिया। ये कंडेंस वाटर वेपर पृथ्वी पर बारिश के रूप में बरसने लगे और लाखों करोड़ों साल बाद जाकर हमें सरफेस पर विशाल महासागर देखने को मिला। ओशंस के बनने के पीछे एक और कारण आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। कॉन्स्टेंटली एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का जो इम्पैक्ट हो रहा था, भारी संख्या में मौजूद इस लिक्विड वाटर ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। हमारे जीवन के लिए इसने हमारी एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को ऑब्जर्व कर दिया। इसी की वजह से धरती के सरफेस पर टेम्परेचर इतने प्लेजेंट बन पाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। कमाल की बात पता है क्या है दोस्तों? आज के दिन भी इंसानों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं, कार्बन एमिशन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर कार्बन एमिशन एक्चुअली में हमारे ओशंस यानी समुद्र के द्वारा ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूशन जंगलों का और पेड़ पौधों का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली में ये काम समुद्र कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये धरती धीरे धीरे समुद्र की कैपेसिटी फुल होती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता दो। अभी के लिए बस इस वीडियो में इस पॉइंट पर एंड करना चाहूँगा। जितने भी इवेंट्स मैंने आपको बताए ये सब प्री कंडीशन थी। अगर ये चीज़ें ऐसा नहीं होती तो शायद लाइफ को कभी मौका नहीं मिल पाता उभर कर आने का। धरती का सूरज से एक सही डिस्टेंस पर होना, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, धरती का एक सही साइज का प्रोपोर्शन होना, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ताकि ग्रेविटेशनल पुल सही हो सके। सही तरीके से एलिमेंट्स को एटमॉस्फेरिक में रखने के लिए, एग्जैक्टली वही गैसेस का एटमॉस्फेयर में रखने के लिए जो हम चाहते हैं। तीसरा, धरती के कोर में एग्जैक्टली सही अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड होना, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज की खतरनाक गामा रेज और एक्स रेज से बचा कर रखे। और चौथा, सही मात्रा में वोल्केनो इरेप्शन का होना जिसकी वजह से सही अमाउंट का ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल सके। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी और वही हालत होगी जो वीनस प्लेनेट पर होती है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है तो वही हालत होगी जो मार्स पर होती है। ज़्यादा ठंडा होने का कारण स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक न मेंटेन कर पाना और सफिशिएंट अमाउंट लिक्विड का वाटर का ना हो पाना। तो दोस्तों, एक चीज़ का एहसास आपको यह सब सुनकर हो जाना चाहिए कि जो कुछ हुआ है वो बहुत ही अद्भुत और विचित्र है और इसलिए इस अद्भुत प्लेनेट को बचाए रखना हम सब का कर्तव्य होना चाहिए। इतनी सारी अलग अलग सही चीज़ों का एक साथ हो पाना इतना रेयर है। शायद यही कारण है कि आज तक हम कभी किसी एलियन लाइफ को नहीं ढूंढ पाए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो यह अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। Dance with me.